भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हिमांशु राय पर केंद्रित कार्यक्रम। English criminal law refers to the body of law in jurisdiction of England and Wales. Criminal acts are considered offense against the whole community. Hey you, what's your name? Himanshu Rai from Calcutta, India. I'm sorry sir. हिमांशु, नाटक और फिल्में देखोगे, रात भर उनकी किताबें पढ़ोगे तो यही हाल होगा। यार क्या करूं, नींद आ गई। Get out! Yes. हिमांशु राय को कानून पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया था। कुछ बरस पहले क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल के सुपुत्र निरंजन पाल डॉक्टर बनने के लिए लंदन गए थे और देविका रानी डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए। उनकी मां सुकुमारी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की नजदीकी रिश्तेदार थीं। जुदा-जुदा बैकग्राउंड से आए लोगों को सिनेमा के जादू ने एक जगह ला खड़ा किया। इन तीनों में निरंजन 1913 में तब लंदन आए थे जब गोविंद धुंडराज फाल्के ने पहली कथा फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र। लिली, हाँ? सर अल्फ्रेड बट ने मेरे नाटक द गॉडेस के अधिकार खरीदे हैं। वाओ! कांग्रेस निरंजन, मगर इतनी खुशी की खबर इतने पूछे मन से क्यों दे रहे हो? क्या बताऊं लिली, वो चाहते हैं कि द गॉडेस को पहले शौकिया हिंदुस्तानी कलाकार एमेचर इंडियन एक्टर्स स्टेज करें और फिर शो को प्रोफेशनल इंग्लिश एक्टर देखें ताकि वो हिंदुस्तानी रिवाजों को समझ सकें। ओह, अब तुम ही बताओ, इतने सारे एमेचर इंडियन एक्टर्स मैं कहां से लाऊं? वेट अ मिनट निरंजन, आंट मेबल के यहाँ वो चांस की तलाश में अक्सर कई इंडियन ड्रामा लवर्स आते हैं डियो। क्या कहती हो? हाँ। मेबल के यहाँ हिमांशु राय और निरंजन पाल मिले। द गॉडेस इतनी अच्छी अभिनीत की गई थी कि अंग्रेज कलाकारों ने सर अल्फ्रेड बट से कहा कि इससे बेहतर हम नहीं कर सकते थे, आप इसे बड़े थिएटर में प्रदर्शित करें और अन्य शहरों का दौरा भी करें। अल्फ्रेड बट को दुविधा में देखकर हिमांशु राय ने कहा वो 50% आर्थिक जोखिम उठाने को तैयार हैं। हिमांशु राय के पास अभिनय प्रतिभा के साथ जोखिम उठाने का जुनून सा था। द गॉडेस ने पूरे इंग्लैंड में तहलका मचा दिया। उसी दौरे के समय हिमांशु राय ने निरंजन पाल की अर्नोल्ड आर्डन की कविता से प्रेरित लाइट ऑफ एशिया पढ़ी और वो दीवाने से हो गए। महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित फिल्म के लिए पूंजी और साधन जुटाने वो जर्मनी के म्यूनिख शहर गए। हेलो, निरंजन हियर। क्या कहने।
ओ लिले, हिमांशु राय ने कमाल कर दिया। रियली? जर्मनी की इमल का कंपनी इंडिया में लाइट ऑफ एशिया की शूटिंग के लिए इक्विपमेंट्स और टेक्नीशियंस देने को तैयार है। वाओ! ये फर्स्ट इंडो जर्मन प्रोडक्शन होगा। देखो, हिमांशु जर्मनी से इंडिया जा रहा है और हमें भी जल्द पहुंचना होगा। तुम ऐसा करो, तुम तैयारी करो चलने की। अच्छा। मेरी फैमिली के लोग अपनी इंग्लिश बहू को हिंदुस्तानी बोलते देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। कम ऑन निरंजन। हमारा सन कॉलिन सचमुच बहुत लकी है, रियली। जर्मन निर्देशक फ्रेंज ऑस्टिन को ये गुमान भी नहीं था कि लाइट ऑफ एशिया के बाद वो कई साल भारत में हिंदुस्तानी फिल्में बनाएंगे। सन 1925 में यूनिट मुंबई पहुंची। एंग्लो इंडियन रीना स्मिथ को साड़ी पहनाकर स्क्रीन टेस्ट लिया गया और सीता देवी के नाम से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। हिमांशु राय ने लॉर्ड रीडिंग की सरकार के सर अलेक्जेंडर से सिफारिशी खत लिया और महाराजा जयपुर से ली शूटिंग की इजाजत। महाराजा ने पूरे सहयोग का वचन दिया। म्यूनिख से इमलका का संदेश आया कि फिल्म में शेर और हाथी की लड़ाई फिल्माने पर यूरोप के दर्शकों को अच्छा लगेगा, लेकिन हिमांशु राय और निरंजन ने मूल पटकथा के साथ समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। भारत और जर्मनी के सहयोग से बनी लाइट ऑफ एशिया का फिल्मांकन पूरा करने के बाद कलकत्ता में हिमांशु और निरंजन ने द गॉडेस का मंचन किया। ओम नमः चंडिकायै, ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। यार हिमांशु, एक बात बता यार, कोई हमारी बनाई फिल्म देखने क्यों आएगा? वजह पूछ सकता हूं? देख यार, ये हिंदुस्तानी कहानी है जिसमें हिंदुस्तानी एक्टर्स ने काम किया है, और यार लंदन में तो चार्ली चैपलिन की गोल्ड रश और एमजीएम की फिल्म बेनहर की धूम मची है। हम इंग्लैंड की क्वीन को खत लिखेंगे कि वो अपनी जनता को हुक्म दे कि वो बुद्ध की लाइफ पर बनी फिल्म देखे। तुम्हारी कल्पना के घोड़े तो बेलगाम दौड़ते हैं। हम रॉयल फैमिली के लिए उनके पैलेस में रॉयल कमांड शो अरेंज करेंगे। रेडियो और तमाम न्यूज़पेपर्स हमें फ्री पब्लिसिटी देंगे। उनके पास हमारा खत पढ़ने का समय होगा? यार इस प्लान में कोई दम नहीं है। अरे तुम खत लिखो तो सही निरंजन, और बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। हिमांशु राय बड़े जीवट वाले व्यक्ति थे। जब वो कुछ करने की ठान लेते तो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। उन्होंने हिंदुस्तानी सामंतवादी पोशाक पहनकर अपना रुतबा कायम किया और उनका खत क्वीन मैरी तक जा पहुंचा। किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी ने सपरिवार लाइट ऑफ एशिया देखी और उन्हें यह फिल्म बेहद पसंद आई। अगले दिन ब्रिटिश प्रेस ने इस खबर को बहुत महत्व के साथ छापा। लंदन में ही अलवर के महाराजा ने यह फिल्म देखी और पसंद की। लंदन के सुप्रसिद्ध सिनेमा घर द फिलोमेनिक हॉल में फिल्म देखने के लिए दर्शक उमड़ पड़े। समालोचकों ने भी हिमांशु रॉय और सीता देवी के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की। समाचार पत्रों में खबर यह भी प्रकाशित हुई कि जर्मनी और यूरोप में भी फिल्म सफलता के साथ दिखाई जा रही है। निरंजन, तुम्हारी लिखी शिराज में ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की कहानी है
और थ्रू ऑफ डाइस में महाभारत का प्रसंग, फिर उसमें अरेबियन नाइट्स का फील भी है। यार हिमांशु, हाँ? देखिए इस बार शूटिंग के लिए मैं यार इंडिया नहीं आ सकूंगा। ये क्या कह रहे हो निरंजन? हाँ, शिराज और थ्रू ऑफ डाइस पीरियड फिल्में हैं, इनके लिए कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम नहीं आओगे तो ये सब कैसे होगा? हिमांशु, मैं से समथिंग? बाय द वे, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। यू नो, देविका रानी से मैं मिल चुकी हूँ। अरे वो बड़ी इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट लेडी है। मैंने उनके कपड़ों के एक डिजाइन को बहुत ही कॉस्टली प्राइस में खरीदा है। दैट मीन्स शी इज वेरी गुड डिजाइनर। और एक सरप्राइज की बात और बता दूं। क्या? आज देविका रानी हमारे घर पे डिनर के लिए इनवाइटेड हैं। चलो अच्छी बात है, मिल लेंगे मुझसे। हाय देविका, कम कम। मिस्टर हिमांशु, ये देविका रानी हैं, कर्नल चौधरी की डॉटर हैं ये, और रवीना टैगोर के रिलेटिव। हेलो निरंजन। हेलो। हेलो मिस्टर हिमांशु रॉय, लाइट ऑफ एशिया के लिए कांग्रेट्स। हेलो, आई सेड कांग्रेट्स। हिमांशु, तुम्हें क्या हो गया? अरे देविका को जो भी देखता है उसके होश ऐसे ही उड़ जाते हैं। लो पानी लो और होश में आओ। माफ कीजिए देविका जी, आपके लिए लीली ने दरवाजा खोला तो हवा का एक ऐसा झोंका सा आया कि मैं सुन रह गया। कम ऑन लिली, ये कहाँ की रानी है? ओह कम ऑन हिमांशु, ये उनका नाम है। ये किसी किंग की क्वीन नहीं है। लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कर चुकी है ये। डिजाइनिंग की है इन्होंने, यू नो। मिस देविका, या क्या आप हमारी फिल्म शिराज और थ्रो ऑफ डाइस से जुड़ना चाहेंगी? आई मीन वेल, सिनेमा इस सेंचुरी का चैलेंज है। आई थिंक मैं करना चाहती हूँ, बट देयर इज वन सजेशन। क्यों ना हम थ्रो ऑफ डाइस को प्रपंच पाश कहें? ग्रेट देविका, यू आर ग्रेट। थैंक्स। थैंक यू। हिमांशु राय ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ सालों बाद ही देविका के बारे में लंदन के अखबार लिखेंगे, ऐसा सौंदर्य और अंग्रेजी का ऐसा उच्चारण आज तक नहीं सुना। बहरहाल हिमांशु राय और देविका रानी जर्मनी गए, जहां यूनिवर्सल स्टूडियो में देविका रानी ने फिल्मांकन का अनुभव हासिल किया और हिमांशु राय ने दोनों फिल्मों के सह निर्माण के अनुबंध बनाए। भारत में दोनों फिल्मों की शूटिंग हुई और दोनों ही सफलतापूर्वक यूरोप तथा इंग्लैंड में दिखाई गईं। दशकों बाद सत्यजीत रे ने शिराज देखी और आश्चर्य व्यक्त किया कि उस दौर में तकनीकी तौर पर इतनी उन्नत फिल्म हिमांशु राय कैसे बना पाए। दोनों फिल्मों की कामयाबी के बाद इंग्लैंड और जर्मनी के स्टूडियो हिमांशु राय के साथ लंबे समय के लिए अनुबंध करना चाहते थे। उन्हें धन और सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन उस दौर में गांधी जी के आंदोलन का गहरा प्रभाव था। हिमांशु राय की इच्छा थी भारत में सिने कला का विकास, लेकिन उसी दौर में हॉलीवुड में सवाक यानी बोलती फिल्में बनने लगीं। इसलिए हिमांशु राय ने अपने स्वदेशी सिनेमा स्वप्न को साकार करने की राह में विदेशी सहयोग से एक और फिल्म बनानी चाहिए। वेलकम हिमांशु, मेनी मेनी कांग्रेट्स। थैंक यू। इस कामयाबी में मेरे और निरंजन के साथ आप भी बराबर की हकदार हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक्स। तशरीफ रखिए ना। जी, जी। क्या लेना पसंद करेंगे, चाय, कॉफी और वाइन? नो नो, थैंक यू देविका, थैंक यू। देविका,
मैं इंडिया में हॉलीवुड की तरह एक फिल्म मेकिंग की हाईली एडवांस टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूं। रियली? दैट्स ग्रेट। मैं क्या कर सकती हूँ? इस इंस्टीट्यूट के इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनेगी। वाह। और नाम होगा कर्मा। ग्रेट। स्टोरी क्या होगी? राजस्थान के 2 स्टेट्स की कहानी है। वहां के राजकुमार यानी प्रिंस और प्रिंसेस एक दूसरे को प्यार करते हैं और आम जनता की भलाई के लिए जगह जगह सड़कें और कुएं वगैरह बनवाना चाहते हैं। राजा और राजमाता विरोध करते हैं। उनके इसी कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है ये फिल्म। सी हिमांशु, इंडिया का डेवलपमेंट मेरे दिल के करीब है। देविका, वो रिक्वेस्ट है कि आप इसमें हीरोइन की भूमिका करें। क्यों? मेरे डिजाइन किए सेट्स पसंद नहीं आए? अरे नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, इस फिल्म में हीरोइन भी आप होंगी और कॉस्ट्यूम्स भी आप ही के होंगे। और इसके साथ साथ आप इसकी को प्रोड्यूसर भी होंगी। हिमांशु, इतने सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगी? कर लेंगे देविका जी, कर लेंगे। I'll try my level best. बट ऐसा तो नहीं कि अगले फिल्म में आप कोई और हीरोइन? देविका जी, अभी मुझे एक रिक्वेस्ट और करनी है आपसे। या श्योर। करो। हाँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? Come on, हिमांशु। Say ना। Will you marry me? I mean, will you marry me, देविका? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? I'm sorry. I'm sorry. Will you marry me? हिमांशु, it's okay. Really? Oh. Thank you, Devika. Thank you very much. दो विलक्षण प्रतिभाओं की जुगलबंदी से भारतीय सिनेमा को बहुत फायदा हुआ। सिनेमा के 100 वर्षीय इतिहास में यह सहयोग मील का पत्थर साबित हुआ। 27 जनवरी सन 1934 को कर्मा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ। Hello, squirrel. No, don't run away. Now, stop there and tell me if you have seen a princess walking by your house. Can't hear? Empty your mouth before you speak. Has a most beautiful lady in Sitapur passed by here? No. What a pity, squirrel. Why, please? Because, my inquisitive friend, I wish to tell her a secret. Perhaps she knows already. Don't interrupt. I mean, squirrel, that if she had been here now, and I'm afraid she may have fallen into the river, I should have told her that all my love is hers for always, that nothing my father or anyone else can say or do. उस समय भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने कहा था, इसका श्रेय हिमांशु राय के धैर्य, साहस और प्रतिभा के साथ साथ देविका रानी को भी जाता है, जो इस फिल्म के हृदय से जादुई प्रेम पुष्प की तरह मंजरित हो उठती हैं। You did all this for me. For both of us. I want to make your father like me, and I thought that if we had a hunt and I could persuade him to lead it. Marvelous. 26 फरवरी 1934 को हिमांशु राय ने 25 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड के 100 रुपए मूल्य के 25,000 शेयर जारी किए। कंपनी के निदेशक मंडल में सर रिचर्ड टेम्पल, चमनलाल सीतलवाड़, सर चुन्नीलाल मेहता, सर कावस जहांगीर और
दिनशा जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बंबई के उपनगर मलाड में 4 एकड़ जमीन पर स्टूडियो की स्थापना की गई। सारे भारत में भ्रमण करके प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन किया गया। बॉम्बे टॉकीज का स्टूडियो हॉलीवुड की तर्ज पर सभी सुविधाओं से संपन्न बनाया गया। यार हिमांशु, मैंने कम से कम आधा दर्जन स्क्रीन प्लेस तैयार रखे हैं, लेकिन यार तुमने सारे टेक्नीशियंस जर्मनी से क्यों बुलाए हैं? अरे यार, हिंदुस्तान में प्रभात, रणजीत, ये सारे के सारे बैनर आजकल लोकल लोगों को ले रहे हैं। निरंजन, अगर हमारी फिल्मों को इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए हमारी फिल्मों को टेक्निकली बड़ा एक्सीलेंट होना पड़ेगा। लेकिन हिमांशु, इससे बजट ज्यादा हो सकता है, कंपनी को घाटा हो सकता है। निरंजन, हम हर साल 4 फिल्में बनाएंगे और कुछ साल के बाद हर साल 12 फिल्में बनाएंगे। मैं बजट के बढ़ने और उसके घाटे से डरता नहीं हूं। हमारी इंडियन फिल्म्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारा देश इस फील्ड में बहुत आगे जाए, बहुत नाम कमाए, यही मेरा ड्रीम है। मैं टेक्नीशियन बनने के लिए आया था बॉम्बे टॉकीज में। आप हैं फिल्म जगत में दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार। बहुतों को नहीं मालूम, 1934 साल में बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जवानी की हवा में मैंने एक्स्ट्रा का रोल किया था और पहले कुछ महीने में कैमरा असिस्टेंट था, फिर लेबोरेटरी में काम सीख रहा था। इस दरमियान मिस्टर हिमांशु राय, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज की बुनियाद डाली थी, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा, मेरा ख्याल है एक्टिंग में तुम कुछ कर सकोगे, मैं चाहता हूं एक बार तुम कोशिश करके देखो। मैंने उनकी बात मान ली। जीवन नैया मेरी पहली फिल्म थी जहां से मेरी कलाकार की जिंदगी शुरू हुई। बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जवानी की हवा तथा दूसरी जीवन नैया में लैब सहायक अशोक कुमार गांगुली को देविका रानी ने जोर देकर नायक के रूप में पेश किया। उन्हीं दिनों गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर हिमांशु राय ने फिल्म बनाई अछूत कन्या। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। ग्राम विकास के आदर्श पर जन्मभूमि, आदिवासियों के संघर्ष पर इज्जत का निर्माण हुआ। गीत जाओगे कन्हैया मन के बसैया, मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक सोद्देश्यता की फिल्में उस दौर में बन रही थीं। शरदेंदु बनर्जी की कथा पर भाभी का निर्माण किया गया। नन्ही नन्ही बूंदिया में हरा भर से जिया रातर से उदे उदे बादरा। सन 1935 और 1939 तक बॉम्बे टॉकीज में दिन रात काम चलता रहा। इसी बीच छिड़ गया दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के चलते सारे जर्मन टेक्नीशियंस को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया। गुणवत्ता के लिए लिया गया फैसला अब संकट की स्थिति बन गया। हिमांशु राय ने दिन रात मेहनत करके अधूरी फिल्मों को अकेले अपने दम पर पूरा करने की कोशिश की। बहुत अधिक परिश्रम के कारण हिमांशु राय को दिल का दौरा पड़ा। एक स्वप्न दृष्टा अपना स्वप्न अधूरा छोड़कर चला गया महायात्रा पर। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र
आप सुन रहे थे अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हिमांशु राय पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख जयप्रकाश चौकसे। नाट्य स्वर राजीव वर्मा, कमल शर्मा, अशोक सोनावने, दिशि दुग्गल और प्रतिभा शर्मा। निवेदक विजय चौधरी। टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन और प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकारों को समर्पित विविध भारती की इस विशेष श्रृंखला में अगले शनिवार आप सुनेंगे सेल्यूलॉइड पर जीवन के विविध रंगों और संगीत की सुरीली छटा बिखेरने वाले फिल्मकार वी शांताराम पर केंद्रित कार्यक्रम। भारतीय सिनेमा के चमकते दमकते नक्षत्र फिल्मकार वी शांताराम पर केंद्रित कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा। अगले शनिवार दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे विविध भारती के उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है भारतीय सिनेमा के नक्षत्र।